नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 14 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, हमारे ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह की अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को लेकर के आप कंफ्यूज हैं या अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति के विषय में आप जानना चाहते हैं, या कोई भी मन जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, और इसी तरह के प्रश्न जो भी आपके मन में उठते हैं वो आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। तो जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के द एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर अन्य आने वाले कार्यक्रम जो हैं या जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं, जो भी एपिसोड्स चलते हैं, वो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे हर एक वीडियो के साथ बने रह सकेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी ज्ञान की वृद्धि आपकी इस चैनल के माध्यम से अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप इस चाहें तो अपने जान पहचान वालों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उनको भी ज्योतिष के विषय में कुछ बातें जो हैं जो उन्हें नहीं पता होंगी वो उन्हें पता चल सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो पहला प्रश्न है ये पार्था सारथी लोध जी ने पूछा है कि सर, क्या मेष लग्न में सेकंड हाउस में शनि हो और शनि की महादशा चल रही हो तो क्या नीली धारण किया जा सकता है? देखिए, मेष लग्न की जन्म कुंडली में शनि दशमेश और एकादशेश होते हैं। तो एकादश भाव जो है वो छठे से छठा है, तो छठे से छठा भाव होने के कारण लाभेश का रत्न धारण नहीं किया जाता किसी भी जन्म कुंडली में। मेष लग्न में नहीं, किसी भी कुंडली में जो भी ग्रह लाभेश बन रहा हो, 11वें भाव का स्वामी एकादशेश बन रहा हो, उस ग्रह के रत्न को पहनने से बचना चाहिए क्योंकि वो ग्रह भी आपको रोग प्रदान कर सकता है। तो मेष लग्न की कुंडली में शनि जो है वो एकादशेश है। लग्नेश के ऑब्वियसली शत्रु होंगे क्योंकि एकादशेश है, इसके चलते आपको मेष लग्न की कुंडली में शनि का रत्न उपरत्न कुछ भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने शनि को बल देना चाहते हैं क्योंकि ये लाभपति होकर के धन भाव में महाधन योग लगा करके बैठे हुए हैं, तो आप हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, इससे आपके शनि जो है वो बली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये VK1817 ID से यश जी का प्रश्न है। इन्होंने पूछा है भावोत्तम ग्रह क्या होता है और अकारक या मारक ग्रह के भावोत्तम होने पर क्या होता है? देखिए, जिस तरह से आप वर्गोत्तम समझते हैं उसी तरह से भावोत्तम होता है। यदि कोई ग्रह आपको D1 चार्ट में अर्थात लग्न कुंडली में उदाहरण के तौर पर चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में दिखाई पड़ रहा है, अगर वही ग्रह नवमांश कुंडली में अर्थात D9 कुंडली में चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाए, यहाँ राशि की महत्वता नहीं होती है, भाव की महत्वता होती है, तभी भाव उत्तम। अगर कोई ग्रह जन्मांक और नवमांश दोनों में एक ही भाव में बैठा है तो वो ग्रह भावोत्तमी कहलाता है। वो भाव का उत्तम होना भी उस ग्रह को बल प्रदान करता है। जैसे वर्गोत्तम में सेम राशि में ग्रह को वर्गोत्तमी माना जाता है, वैसे भावोत्तम में सेम भाव में ग्रहों को भावोत्तमी माना जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी कुंडली में दशम भाव में शनि बैठे हैं D1 में, और नवमांश में भी अगर D1 कुंडली D9 कुंडली में अगर दशम भाव में शनि आपको दिखाई पड़े तो वो शनि भावोत्तमी कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर गुरु अगर लग्न में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और नवमांश में भी लग्न में ही गुरु हो तो वो भावोत्तमी कहलाएंगे। तो भावोत्तमी ग्रह जो होता है वो भी शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है, वो ग्रह बली हो जाता है। अब आपका प्रश्न है कि अकारक या मारक ग्रह के भावोत्तम होने पर क्या होता है? देखिए, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो इसको इस तरह से समझिए कि आप उदाहरण के तौर पर मेष लग्न के हैं। अब मेष लग्न की कुंडली में बुध जो है वो मारक या आप अकारक उनको बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर ये अकारक या मारक है तो सामान्य तथ्य तो ये कहता है कि अकारक और मारक ग्रह जितना कमजोर हो उतना अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कमजोर होंगे उतने अच्छा। लेकिन आप मेष लग्न के हैं तो वाणी की आवश्यकता तो आपको भी है। अब अगर आपका बुध कमजोर हो जाएगा तो आपकी वाणी भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। तो अगर आपका अकारक या मारक ग्रह बली हो रहा है, भावोत्तमी हो रहा है, तो आपको वो अपने से संबंधित चीजों में तो फायदा दे ही रहा है ना। जैसे बुध है तो बुद्धिमता, वाणी, अगर बुध बली हो जाए, मेष लग्न की कुंडली में भावोत्तमी हो जाए तो उस व्यक्ति की वाणी प्रखर होगी, उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वो शार्प होगी, शार्प माइंडेड वो होगा। हाँ, अब दुष्परिणाम कब होंगे, नुकसान कब होगा? जब लग्नेश कमजोर हो।
यदि लग्नेश बली है और अकारक और मार्केश ग्रह भी बली हो रहे हैं तो इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। यार व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत है तो उसके आपकी इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है, तो फिर आप कितना भी सर्द गर्म में जाएं आपको ज्यादा फर्क कहाँ पड़ने वाला है, थोड़ा बहुत जो है वो तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर फिर भी आपका लग्नेश बली है तो अकारक या मारक ग्रह के भावोत्तम होने का भी श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिल जाता है। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है, इन्हें किया है कि अगर किसी इंसान की कुंडली खराब हो तो क्या यही कहा जाएगा कि उसको जो जिंदगी है वो भी ज्यादातर चिंता और परेशानी में ही जाएगी। सबसे पहली चीज तो आप या मैं कौन होते हैं किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को खराब कहने वाले। कोई भी जन्म कुंडली खराब या अच्छी नहीं होती। जन्म कुंडली आईना होती है, मिरर होती है, जो कि प्रदर्शित करती है आपके प्रारब्ध को, आपके संचित कर्म को। किसी भी जन्म कुंडली को हम खराब नहीं कह सकते। हाँ, आप जो कुंडली को खराब कह रहे हैं वो ये है कि लग्नेश किसी कुंडली में पीड़ित हो, पंचमेश और नवमेश किसी कुंडली में पीड़ित हो, किसी व्यक्ति का लग्नेश ही मान लीजिए कि कमजोर हो जाता है, 6, 8, 12 भाव में जाकर के बैठ जाता है और किसी भी सूत्र से इसका काट नहीं होता, तो इस व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाएगा। अब शरीर कमजोर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुंडली को खराब कह दिया जाएगा आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसका कोई ना कोई दूसरा पॉइंट है जो कि मजबूत होगा, क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया है और भगवान की नजर में उन्होंने बनाया है तो सब ठीक होता है। भगवान की नजर में बेठीक कुछ भी नहीं होता, तो है तो सब कुछ ठीक, बस मायने की बात होती है। अब किसी कुंडली में भाग्येश कमजोर है तो कुंडली को आप खराब तो कह देंगे, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, अब किसी कुंडली में लग्न, पंचम, नवम सभी कुछ पीड़ित हो जाए, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, तो उस व्यक्ति का जो विकास है वो बाधित हो जाता है और विकास की बाधा को ही कमजोर कुंडली का नाम दे दिया जाता है। तो अगर आप विकास की बाधा से इसको रिलेट कर रहे हैं कि लग्न, पंचम, नवम कमजोर हो रहे हैं, महादशा एंटी ग्रहों की है, आकारक ग्रहों की है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ज्यादातर जो जीवन है वो चिंता और परेशानी में जाता है। कुछ दुखदायी योग बताए गए हैं, जो अवयोग होते हैं, कुछ बुरे योग बताए गए हैं, कुछ श्रापित योग बताए गए हैं, उसकी वजह से जातक के जीवन काल में निरंतर संघर्ष बना रहता है। परंतु ज्योतिष पूर्णतः आध्यात्म है तो उसका कहीं ना कहीं आध्यात्मिक एक पॉजिटिव पॉइंट भी निकल करके आता है। ग्रह के कमजोर होने पर भी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पॉइंट वो देखना होता है कुंडली में। और अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से कुंडली का अध्ययन भी कर रहे हैं तो एक ज्योतिषी का यही काम है कि उन 9 ग्रहों में से किसी एक ग्रह को तो देखे, कोई एक ग्रह तो होगा जो बली होगा, और जो ग्रह कमजोर हो रहे हैं उसके लिए जरूरी है उसके तत्वों को देख करके उन तत्वों को उस व्यक्ति के शरीर में जागृत कराया जाए, और जो उसका संघर्ष है, जो उसकी परेशानियां हैं वो तो कम नहीं होंगी, उनसे लड़ने की उस व्यक्ति में सामर्थ्यता जो है वो उत्पन्न कराई जाए तो व्यक्ति तब भी सफल हो सकता है। अगर कुंडली की ग्रह स्थिति खराब हो तो भी ये तत्वों को बैलेंस करने का खेल है, यही जन्म कुंडली अध्ययन का मूल जो है वो नियम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये ललित मालदा जी का है। इन्होंने पूछा है कि मेरा शुक्र भी 4th हाउस में मीन राशि में है। अच्छा, ये इन्होंने उस शॉर्ट वीडियो के नीचे कमेंट किया होगा। फिर से पढ़ते हैं इनके प्रश्न को। मेरा शुक्र भी 4th हाउस में मीन राशि में है, अर्थात आपकी कुंडली जो है वो धनु लग्न की है, ठीक है, किंतु वह सूर्य, शनि और केतु के साथ युति में है। मतलब कि आपके चतुर्थ भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, शनि, केतु और शुक्र, तो दशम में राहु हो जाएंगे। और शनि और शुक्र यहां अस्त हैं, तो क्या फल मिलेगा 4th हाउस का। सबसे पहले तो चतुर्थेश की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि ये चारों ग्रह तो चतुर्थ भाव के किराएदार हैं। ये चारों ग्रह तो चतुर्थ भाव में जाकर के गुरु के घर में बैठे हुए हैं। तो मकान मालिक की स्थिति को पहले देखिए कि गुरु की क्या स्थिति है, उस भाव के डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है। अगर गुरु की स्थिति है तो इन चारों ही ग्रह का अच्छी है, अगर तो इन चारों ही ग्रह का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। अगर गुरु की स्थिति खराब है तो ये चारों ग्रह वहां पे आपके शुक्र उच्च के भी हो जाए तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बारी आती है अस्त की। तो शुक्र सोलर सिस्टम में अगर आप देखें तो शुक्र और बुध जो है, मर्क्यूरी और वीनस, ये आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट्स के रूप में देखे जाते हैं और ये ज्यादातर सूर्य के करीब ही रहते हैं। तो शुक्र भी, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र अगर अस्त भी हो जाए तो इनका लगभग श्रेष्ठ परिणाम ही जातक के जीवन काल में देखने में आता है। वो अलग बात है कि पुरुष की कुंडली हो तो संतान उत्पत्ति में कुछ परेशानियां शरीर में, वो हमारा मैटर नहीं है। शुक्र के अस्त होने से बस यही कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन शुक्र का परिणाम जो कि भोग इत्यादि है, चतुर्थ में दिग्बली होकर के उच्च होकर के बैठे हैं, तो ये तो श्रेष्ठ देखने में मिल ही जाता है। वैसे भी वो राहु की दृष्टि से दृष्ट है और उच्च के शुक्र के साथ केतु है तो उसके बल को बढ़ाएंगे भी। रही बात शनि भी अस्त है, तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सूर्य और शनि की युति में शनि का बल बढ़ जाता है और सूर्य का बल कम हो जाता है। पिता पुत्र की युति होती है, इसमें शनि का बल बढ़ जाता है, सूर्य का बल कम हो जाता है। वैसे भी चतुर्थ भाव में रात का जन्म है तो सूर्य का जो बल है वो कम हो ही चुका है वहां पे, क्योंकि उनको जो आपका देवारात्रि बल होता है वो सूर्य को आपके प्राप्त नहीं हो रहा है। खैर, दूसरा कारण प्रैक्टिकल कारण, क्योंकि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नाम है तो वो भी आपको बता देता हूं कि सूर्य
से अगर हम दूरी के रूप में देखें तो शनि बहुत ज़्यादा दूर है। इसी वजह से सूर्य का प्रकाश शनि तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से सैटर्न इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। यानी कि शनि को सबसे धीमी गति वाला ग्रह कहा गया है, शनय शनय, क्योंकि सूर्य में ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश शनि तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से शनि की गति जो है वो प्रकाश की कमी से, ऊर्जा की कमी से शनि की गति को धीमा कहा गया। तो सूर्य शनि के करीब आ जाए तो इसको कहीं ना कहीं पिता के साथ पुत्र अगर आ जाएगा तो पुत्र के बल में वृद्धि ही मानी जाएगी। तो सूर्य शनि की युति में शनि का बल बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं। आपने पूछा कि चतुर्थ भाव का क्या फल मिलेगा, तो वो चतुर्थेश की स्थिति पर निर्भर करेगा। हाँ, ग्रहकला की स्थिति आपके साथ में रहेगी, परंतु उसके बाद भी सभी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए मैं इस कुंडली में देख रहा हूं, अगर चतुर्थेश की स्थिति मजबूत है तो। क्योंकि उस भाव का मालिक कैसा है, मकान मालिक अगर कमजोर हो तो किराएदार कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो यही बात ज्योतिष में भी लागू होती है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वही बात है। अगला प्रश्न जो है ये अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने किया है कि सर अष्टक वर्ग कैसे देखते हैं, अगर उसमें लग्न में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो तो क्या सब कुछ इजीली मिल जाता है जीवन में। अष्टक वर्ग देखने के लिए नियम होते हैं, और अष्टक वर्ग को देखने के लिए अगर मैं बताने जाऊं तो इस पे लगभग मुझे 10 से 12 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तब हमारा अष्टक वर्ग का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। और अष्टक वर्ग को बनाया कैसे जाता है हाथ से कैलकुलेट करके, अगर इस पर हम चर्चा करेंगे तो लगभग 20 से 22 वीडियोस बनाने होंगे। हालांकि आपका प्रश्न छोटा सा है तो इसका मैं जवाब यहीं पर दे देता हूँ कि सामान्यतः किसी भी भाव में 28 पॉइंट से ज्यादा हो तो उस भाव को बली मान लिया जाता है। अगर लग्न में सबसे ज्यादा पॉइंट है, इट मींस कि त्रिक भाव 6, 8, 12 इन भावों से भी ज्यादा पॉइंट लग्न में है, अर्थात उस व्यक्ति का लग्न मजबूत हुआ। तो किसी व्यक्ति का लग्न लग्नेश मजबूत है, उसकी पर्सनैलिटी मजबूत है, और अन्य जो त्रिक भाव है जो उसके अपोजिशन में खड़े हैं, जो उसके अपोजिट के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो कमजोर होंगे, क्योंकि लग्न सबसे मजबूत है तो आप सबसे ज्यादा मजबूत हो गए और आपके दुश्मन आपके आगे वैसे ही बहुत कमजोर हैं, तो वैसे ही आपकी कुंडली मजबूत मानी जाएगी और सब कुछ जीवन में इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, बात यही आती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज आसानी से प्राप्त तो नहीं ही होती। किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए मनुष्य है, जीवन है, तो संघर्ष तो करना ही होगा। लग्न के बली होने से आप वो संघर्ष करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, क्योंकि लड़ना तो आपको ही है ना, संघर्ष तो आपको ही करना है। तो उस संघर्ष को करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है, और आपके लग्न के बली होने से आप संघर्ष कर सकते हैं। तो जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप किसी चीज को पाने का प्रयत्न करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप चीजों को पा लेंगे। आसानी से पाना या ना पाना ये तो निर्भर करता है। अब आप किसी चीज को पा लिए, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, ये जब तक आपके पास नहीं था तब तक आपको ये लेना कठिन लग रहा था, परंतु जब आपने इसको पा लिया तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये आसान और मुश्किल ये निर्भर करता है व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति पर। परंतु हाँ, अगर लग्नेश कुंडली में मजबूत अवस्था में दिखाई आपको पड़ रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो व्यक्ति वो पा नहीं सकता अगर प्रयत्न और पुरुषार्थ करे तो। और लग्नेश अगर बली है, लग्न में ज्यादा बिंदु मिल रहे हैं, लग्न ज्यादा बलवान है, तो वो लग्न ही उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा और वो प्रत्येक चीजों को पाने के लिए जो प्रयत्न है वो अपना करता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी ने किए थे, और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड 14 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों को जवाब मैंने इस कार्यक्रम में दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रोग्राम्स मैं चैनल पर अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी इसी तरह के प्रश्न दी एस्ट्रोलॉजी शो में पूछना चाहते हैं, अपनी ज्योतिष से संबंधित जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है, या हमारी ऑकल्ट की साइंस की फील्ड से संबंधित जो भी आपके मन में क्यूरियोसिटीज़ हैं, वो अगर आप शांत करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, जो कि अक्सर कोशिश यही है, इसको फिक्स कर दिया गया है कि वेडनेसडे की शाम को 6 बजे ये आपके सम्मुख आ जाए, 6 या 7 बजे, ये डिपेंड करता है एडिटिंग एंड अपलोडिंग के टाइम पर। परंतु फिर भी क्योंकि एडिटिंग वगैरह में भी समय लग जाता है, तो वेडनेसडे की शाम को ये आपके सम्मुख आ जाता है कार्यक्रम, और लगभग 5-6 प्रश्न उसमें चयनित होते हैं। तो अगर आपका प्रश्न आता है तो, नहीं तो अन्य एपिसोड जो आएंगे उनमें फिर आपके प्रश्नों का जवाब होगा। गारंटी इस बात की है कि जितने भी लोगों ने प्रश्न दिए हैं, अगर वो प्रॉपर होते हैं तो उनके जवाब इस कार्यक्रम में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।